हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फ्रॉम अनअकैडमी पर। दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, मैं बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी दोस्तों करवा रहा हूँ। और हर फ्राइडे को हमारा लाइव टेस्ट जो है दोस्तों, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसी से संदर्भ को लेकर के मैं आपसे प्रश्न करवाता हूँ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे इस लाइव टेस्ट में दोस्तों, हमारे यहाँ पर साहित्य और साहित्यकार वाला जो टॉपिक हमने कवर किया था उसका टेस्ट मैं आज आपसे लेने वाला हूँ। तो आप एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे आपके पटवार और पुलिस को लेकर के तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो अपने आप को आजमा सके कि अपनी तैयारी जो है दोस्तों किस प्रकार चल रही है। एक बार फिर से मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं दोस्तों। ये उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। सो गाइस, प्लीज आप एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा अभी करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सामने आता है, ये क्या है? पाथल और पीथल के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल सेठिया हैं, सूर्यमल मिश्रण हैं, पृथ्वीराज राठौड़ हैं, या फिर आपके श्यामल दास आते हैं? जल्दी से आप मेरे को आंसर करके इसका आंसर जो है दोस्तों क्या होना चाहिए बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ की बात अगर हम करें, कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताइएगा मेरे को करेक्ट आंसर क्या होगा। इनका एक ग्रंथ आता है, इसका नाम आता है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। क्या नाम है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात। और इसमें आपके दो पात्र आते हैं, और इन दो पात्रों की अगर बात की जाएगी तो ये आते हैं पाथल पीथल। लेकिन यहां पर तो आपसे ये ग्रंथ पूछा गया है कि पाथल पीथल ग्रंथ किसका है, इसके लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सुजानगढ़ चूरू निवासी अगर बात करेंगे कन्हैयालाल सेठिया की अगर बात करेंगे, तो ये दोस्तों इनके द्वारा जो ये ग्रंथ जो था पाथल पीथल, ये पाथल पीथल है। और ये ग्रंथ आपके कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया था। तो बिल्कुल ए ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। गीत गोविंद कृति के रचयिता कौन आते हैं, ये बताओ। देखें, जयदेव की पुस्तक आती है, विशल देव की आती है, श्यामल दास की आती है, या फिर महाराणा कुंभा की आती है? जल्दी से आप आंसर बता दीजिएगा। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इजी होने के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न जो दोस्तों पूछा जाता है। गीत गोविंद रचयिता पूछा गया आपसे, तो जयदेव की पुस्तक आती है मेरे प्यारे मित्रों, कौन सी? गीत गोविंद की बात अगर की जाएगी तो ध्यान में रखिएगा इसको। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, तब तक अगला प्रश्न क्या आता है? ढोला मारूरा दोहा का लेखक कौन है? ढोला मारूरा दोहा कुंभा है, मालदेव है, महाकवि बिहारी है, या फिर आपके कवि कल्लोल आता है? ढोला मारूरा दोहा ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ आता है? बताओ, देखें जल्दी से। कुंभा के द्वारा रचना की गई, मालदेव ने की, या फिर बिहारी के द्वारा रचना की गई, या फिर कवि कल्लोल के द्वारा रचना की गई? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात की जाए ढोला मारूरा दोहा नामक ग्रंथ की अगर हम चर्चा करेंगे, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके कवि कल्लोल के द्वारा रचित ग्रंथ आता है। काफी इंपोर्टेंट है, अवश्य ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता आपसे? राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है, किस से हुआ है? प्राकृत भाषा से हुआ है, अपभ्रंश भाषा से हुआ, संस्कृत से हुआ, या फिर पाली भाषा से? अब आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए आपके सभी भाषाओं की जननी तो आपके संस्कृत को माना जाता है। लेकिन आपसे अभी जो प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थानी का उद्गम जो हुआ है वो किससे हुआ है? प्राकृत आएगा, अपभ्रंश आएगा, या फिर आपके संस्कृत आएगा, या फिर पाली भाषा आएगा? तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर हम करेंगे आपके अपभ्रंश भाषा से, राजस्थानी भाषा का जन्म जो है ये दोस्तों माना जाता है अपभ्रंश भाषा, आपके राजस्थानी भाषा। तो बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? पाली में है, मेवाती में है, हाड़ौती में है, या फिर मारवाड़ी में? दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहूंगा कि सेशन को शेयर जरूर कर दो यार अपने फ्रेंड्स के साथ। सभी ग्रुप जितने भी आप जुड़े हुए हो सभी जगह इसको शेयर टिका दो एक बार। तो देखो, पाली भाषा में, मेवाती में, हाड़ौती में, या फिर मारवाड़ी में?
तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, तो ये आपके हाड़ौती भाषा में आती है। सी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात की रचना किसने की थी? यार ये तो बिल्कुल इजी आ गया। क्यों आ गया इजी? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था। गंगा राठौड़ के द्वारा रचना की गई, राय सिंह राठौड़ ने इसकी रचना की, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर रणछोड़ भट्ट या फिर पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचना की गई। जल्दी से आंसर कीजिएगा, देखें इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात नामक ग्रंथ की अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा दोस्तों आपके इसकी रचना जो है ये की गई थी, और काफी इंपोर्टेंट है ये। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न जो है पूछा जाता है अपने से, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न क्या कहता है? पृथ्वीराज विजय का रचनाकार था जयानक है, चंद्रप्रदयी है, जनार्दन है, या फिर जयसिंह सूरी? बताओ देखें। हाँ जी बताइएगा, देखें जल्दी से आंसर कीजिएगा आप मेरे को, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर पृथ्वीराज विजय की अगर हम चर्चा करें तो जयानक की पुस्तक आती है पृथ्वीराज विजय, जबकि चंद्रप्रदयी की पुस्तक पृथ्वीराज राशो आपने सुना होगा। जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीद मदमर्दन आती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न का बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है कि आपके राजस्थान का अबुल फजल जो है ये दोस्तों किसे कहा जाता है? लूणकरण को कहते हैं, मोहनोत नैणसी को कहते हैं, मुंशी देवी प्रसाद को कहा जाता है, या फिर दोस्तों आपके ऑप्शन जो है हरिहर को कहा जाता है। हरिद्वार लिखा गया है इसमें, हरिहर आपका ऑप्शन इसमें है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी राजस्थान के अबुल फजल की, वैसे अबुल फजल आपको पता ही है अकबर के दरबार का विद्वान था, दरबारी था। अकबरनामा की रचना इसके द्वारा की गई थी, और अकबरनामा में न केवल अकबर बल्कि समकालीन जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए सबका उल्लेख उसने किया। ठीक उसी प्रकार मोहनोत नैणसी ने न केवल मारवाड़ के बारे में बल्कि राजस्थान के समूचे इतिहास को समेटने का प्रयास जो है नैणसी के द्वारा किया गया। इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने ही मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा ही आपके कहा गया था। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जोधपुर के दरबारी कवि कर्णिदान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सूरज प्रकाश है, श्याम लाला है, कन्हैया लाल है, या फिर नैणसी है? बताओ देखें। कर्णिदान की जो पुस्तक आती है उसकी बात आपसे पूछी जा रही है। बताओ देखें, सूरज प्रकाश, श्यामलाल, कन्हैया लाल, या फिर नैणसी? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर जोधपुर के आपके ये अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे, मारवाड़ के शासक आते हैं अभय सिंह, अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे आपके कर्णिदान, और इनकी पुस्तक जो आती है दोस्तों आपके कौन सी आती है? सूरज प्रकाश आती है। क्या नाम आती है? सूरज प्रकाश। और एक और विद्वान आते हैं इनके दरबार में जिनका नाम आता है आपके वीरमाण, और वीरमाण की पुस्तक की अगर बात करेंगे, ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो इसका नाम आता है दोस्तों आपके राजरूपक। क्या नाम है? राजरूपक। तो बिल्कुल ए ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्णिदान की पुस्तक कौन सी है? राजरूपक, और मारवाड़ के शासक अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगटिया, इसके रचयिता कौन आते हैं? केसरी सिंह बारठ आते हैं, सागरमल गोपा आते हैं, जय नारायण व्यास आते हैं, या फिर प्रताप सिंह आपके बारठ आते हैं? बताओ देखें। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगटिया आपको पता है कि आपके मेवाड़ के शासक को ये दिए गए थे सोठे या दोहे लेकर के, जिसके कारण वो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे और बाद में इन्होंने ये प्रोग्राम कैंसिल किया।
ये सोठे या दोहे पढ़ करके, जिनको चेतावनी राज चुंगटिया कहा जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात की जाएगी केसरी सिंह बारठ, बिल्कुल बात आती है केसरी सिंह बारठ जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केसरी सिंह बारठ के द्वारा ही दोस्तों ये रचना जो है दोस्तों की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, टाबरारी बाता और कैसे करे चकवा बात, ये रचना जो है ये दोस्तों किसकी रचनाएं आती हैं? टाबरारी बाता और कैसे करे चकवा बात, बताओ। देखें, राजस्थानी भाषा का साहित्य है, आपके महादेवी वर्मा है ऑप्शन, ईश्वर सिंह है, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है, या फिर शेख सादी की रचना है। ये तो बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है भैया ये तो, और पूछे जा सकते हैं, संभावना बढ़िया है इनके पूछे जाने की। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाएगी आपके टाबरारी बाता और कैसे करे चकवा बात, इनकी रचना जो है ये दोस्तों आपकी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के द्वारा इनकी रचना जो है ये दोस्तों की गई थी। ध्यान में रखिएगा इसको। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध रचना सेनानी के रचनाकार कौन आते हैं? सेनानी की रचना जो है दोस्तों किसने की थी? कन्हैया लाल ने की, या फिर आपके यहाँ पर श्यामल दास के द्वारा की गई, ईश्वर सिंह ने की, या फिर मेघराज मुकुल के द्वारा ये रचना की गई? किसकी रचना की बात पूछी जा रही है? सेनानी के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाए सेनानी के बारे में तो ये आपके मेघराज मुकुल की बात आती है। मेघराज मुकुल के द्वारा ये सेनानी की रचना जो है दोस्तों की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है? जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में, या फिर उदयपुर में? राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपसे पूछा गया है जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर उदयपुर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी की बात अगर की जाए तो इसका मुख्यालय जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पर आता है? ये आता है मेरे फ्रेंड्स जयपुर। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का मुख्यालय जयपुर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देवमूर्ति प्रकरण के रचयिता कौन आते हैं? देपाक, मंडन, कुंभा या फिर अत्रि भट्ट? बताओ। देखें, देवमूर्ति प्रकरण के रचयिता आपसे पूछे गए हैं। देपाक है, मंडन है, कुंभा है, अत्रि भट्ट है? बताओ। देखें, जब मैंने मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था दोस्तों, तब अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने महाराणा कुंभा आपको कवर करवाया था। और महाराणा कुंभा के समय ही आपके रणकपुर के जैन मंदिर बने, जिनका वास्तुकार आपका देपाक, महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार आपका मंडन, और अत्रि और महेश के द्वारा दोस्तों आपके रचना की गई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। लेकिन इस ग्रंथ को लेकर यह प्रश्न पूछा गया तो दोस्तों आपके रूप मंडन, वास्तु मंडन, शगुन मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लम, देवमूर्ति प्रकरण, ये ग्रंथ किसके थे? ये ग्रंथ थे आपके मंडन के। और महाराणा कुंभा ने भी वैसे अनेक सारे ग्रंथों की रचना की थी। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, कामराज रतिसार, हरवर्तिका, जयदेव की पुस्तक, गीत गोविंद की ऊपर टीका, रसिक प्रिया, इनके रचनाकार कुंभा। लेकिन यहाँ पर देवमूर्ति प्रकरण पूछा गया और ये मंडन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर विनोद के लेखक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जाता है इसको भी। वीर विनोद के लेखक नयन चंद्र सूरी है, जनार्दन है, सोमदेव है, या फिर आपके श्यामल दास है? क्या करेक्ट आंसर होगा? और ये महाराणा कुंभा पढ़ा तब भी मैंने आपको बताया, और मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह को जब मैंने आपको पढ़ाया तब भी मैंने इसके बारे में आपको बात बताई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, श्यामल दास की पुस्तक आती है वीर विनोद। कविराज की उपाधि जो है दोस्तों इनको प्रदान की गई थी सज्जन सिंह के द्वारा, कवि राजा की उपाधि बात अगर की जाए, बिल्कुल। और श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार ही दोस्तों आपके राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और मेवाड़ का इतिहास जो है दोस्तों श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद में रचित करने का कार्य जो है दोस्तों किया गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजवल्लभ शिल्पी मंडन की रचना है, इन्हें किस राजा से संरक्षण प्राप्त था? अरे ये तो मैंने अभी अभी बताया था,
मंडन की बात अगर की जाएगी तो मंडन दोस्तों आपकी किस राजा के संरक्षण में था, ये प्रश्न पूछा गया। सांगा, प्रताप सिंह, अमर सिंह या फिर महाराणा कुंभा। तो बिल्कुल इसका तो डी ऑप्शन निकल निकल करके आपको बोल रहा होगा कि महाराणा कुंभा के संरक्षण में ये थे, और कुंभा के संरक्षण में ही मंडन के द्वारा दोस्तों आपको पता होगा कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार ये आपका मंडन आता है। ये भी काफी बार पूछा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल दोस्तों आपके मंडन आएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपरोक्ष सिद्धांत सार और भाषा भूषण के रचनाकार कौन आते हैं? बदन सिंह है, जसवंत सिंह है, सूरजमल है या फिर राय सिंह है। अपरोक्ष सिद्धांत सार और भाषा भूषण की बात आपसे पूछी गई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब मैंने आपको मारवाड़ के शासक पढ़ाए थे और मारवाड़ के शासकों के समय मैंने आपको बताया था आपके यहाँ पर जसवंत सिंह की बात जब हमने की थी, तब मैंने मेरे प्यारे मित्रों ये ग्रंथ भी आपको बताए थे। बिल्कुल बात हमने की थी यार। तो जसवंत सिंह के द्वारा दोस्तों आपके यहाँ पर अपरोक्ष सिद्धांत सार और भाषा भूषण की रचना जो है दोस्तों की गई थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कवि सूर्यमल मिश्रण की जन्मस्थली कहां पर है? कोटा, बूंदी, अजमेर या फिर भीलवाड़ा। सूर्यमल मिश्रण की जन्मस्थली आपसे पूछी गई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सूर्यमल मिश्रण की जन्मस्थली जो है ये दोस्तों आपके आती है बूंदी। वंश भास्कर आपने सुना होगा, बूंदी का इतिहास इन्होंने लिखा, वंश भास्कर। बिल्कुल बूंदी इसका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कुवलय माला ग्रंथ के लेखक उद्योतन सूरी ने किस स्थान पर ये दोस्तों आपके ग्रंथ की रचना की? किस स्थान पर ग्रंथ की रचना की, ये आपसे पूछा गया है। रचा था ये मान लीजिए जालोर में, जोधपुर, जैसलमेर या फिर जालोर। तो बात अगर की जाएगी, कुवलय माता नहीं है, ये कुवलय माला नामक ग्रंथ है। कुवलय माला नामक ग्रंथ की अगर बात की जाएगी तो मेरे प्यारे मित्रों आपके इसकी रचना जो है ये दोस्तों आपके जालोर में की गई थी। कहां पर की गई थी? बिल्कुल जालोर जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाएगी तो ये आपके आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके साहित्य और साहित्यकार वाला पार्ट जो आता है वहां से मैंने आपको कवर करवाया। कुछ जरूरी बातें अभी आप गौर से सुनिएगा, क्या इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको और बताने वाला हूं, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो हम सारे टॉपिक दोस्तों अच्छे ढंग से कवर करते आ रहे हैं। राजस्थान हिस्ट्री मैंने आपको एक बार कवर करवा भी दिया है, कल्चर भी लगभग हमारा समाप्ति की ओर है, और साथ साथ में मैं प्रैक्टिस भी आपको करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से तैयारी आपको करवा रहा हूँ। और बेहतर तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर परिवार में कोई धांसू तरीके से अगर करना चाहता है, स्पेशल इवेंट आ रहा है 3 मई, मतलब आपके संडे को सुबह 11 बजे बिल्कुल लाइव आना वाईफाई स्टडी पर। तो हमारे 2 नए चैनल है, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम, दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। अनअकैडमी पर सीबीएसई क्लास 9 से 12 तक कोर्स चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों। आपके घर परिवार में कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप इसको तैयारी करवा सकते हैं। मेरा रेफरल कोड PRAVWN11 प्रवीण 11 आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत नाम मात्र की फीस में ये कोर्स जो है अवेलेबल है, करवा सकते हैं तैयारी। साथ में ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही मेरा कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, जो पुलिस और पटवार के लिए आरपीएससी कैटेगरी में चल रहा है या फिर टेट कैटेगरी में रिट के लिए चल रहा है, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो गूगल प्ले से प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल कीजिएगा। बाद में आपका टारगेट जो है या फिर किसी भी कैटेगरी में अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप पुलिस और पटवारी के लिए आरपीएससी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आरपीएससी आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद में आपसे पूछेगा गेट सब्सक्रिप्शन, कितने दिन तक आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 6 महीने या 12 महीने। 6 महीने का बिल्कुल बेस्ट रहेगा अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो, या 12 महीने के लिए भी आप ले सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपसे पूछेगा एंटर रेफरल कोड, तो एंटर रेफरल कोड में PRAVWN प्रवीण 11 प्रवीण 11 बिना किसी स्पेस के आप अप्लाई कीजिएगा। आपकी फीस जो है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
जैसे 6 महीने के लिए 5600 रुपये फीस है, वो आपके 5040 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये दोस्तों आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर EMI से दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हैं। घर बैठे आप अच्छी तैयारी जो है ये दोस्तों कर सकते हो, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। ध्यान में रखिएगा PRAVNN11 और इसको अप्लाई अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कीजिएगा। बाकी की बात हम लोग कल करने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।